जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। इसमें बात करने से पहले या इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसकी महत्वता के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो मूल अधिकार हैं, वो हमारे संविधान में आपको तो हमारे नहीं, देश की किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए या देश के शासन को चलाने के लिए या किसी भी तरह पब्लिक की या लोगों की, वहाँ की जनता की समानता, स्वतंत्रता और जो उनकी गरिमा है, उनकी जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी महत्वता के बारे में हम अपने भारत में घटित एक वारदात से इसको समझते हैं। बात है सन 1982 ईस्वी की। 1982 में एशियन गेम्स होने थे इंडिया में। तो वहाँ पर सरकार ने ठेकेदारों को फ्लाईओवर और स्टेडियम बनाने का काम सौंपा। और फ्लाईओवर बनाने वाले जितने भी ठेकेदार थे, उन्होंने देश के कोने कोने से, देश के हर जगह से सस्ते दामों में जितने भी मजदूर थे उनको लाने का काम किया। उनको लाए और जो एक न्यूनतम तय मजदूरी थी उससे कम मजदूरी पे उनसे काम कराया। ठीक, अब ये बात पता चली समाज के वैज्ञानिकों, जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, जो समाज सेवक होते हैं, है ना, जो जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, उनको पता चली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या उठाया, ये अपना फंडामेंटल राइट्स। भैया वो लोग थे पढ़े लिखे, सिंपल सी बात है, अगर वो मजदूर पढ़े लिखे होते या इंजीनियर होते तो क्या वो ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी में उनसे काम करा सकते थे? नहीं करा सकते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, जो सामाजिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की और सरकार से और कोर्ट से कहा कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि जितने ठेकेदार हैं उनसे ये जो मजदूर हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी को दिलाया जाए, है ना, तभी उनके साथ में न्याय होगा, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सम्मान होगा, है ना। तो ये जो बात है जो भी, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार हैं, वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी देश की शासन के लिए, किसी देश की जनता को जीने के लिए, जनता को सम्मानपूर्वक रहने के लिए या जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अब एक कहानी और है। एक कहानी ये है कि एक असम का व्यक्ति था, एक असम का 23 साल का नवयुवक था। उस पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उसने किसी को जख्मी कर दिया है। तो उसको क्या हुआ, उसको पुलिस उठाकर ले गई। ठीक, उसको पुलिस ले गई, उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के समय उसको पाया गया कि वो जो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है। फिर क्या किया गया, उसका इलाज जो है वही न्यायिक हिरासत में रहते हुए उसका इलाज करवाया गया। और इलाज करवाने के दौरान डॉक्टर ने, वो सही हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने दो बार कहा लोगों को, सरकार को, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी या जो भी न्यायिक व्यवस्था थी, उनको ये ध्यान दिलाया कि ये जो है अब ये पूरी तरह से सही हो चुके हैं 2 बार। और वो 2 बार, जो पहली बार जो ध्यान दिलाया और दोबारा 15 साल बाद, मतलब कि इतना टाइम हो चुका था, सरकार को ये पता जब तक चला कि वो अब एकदम सही है, तब तक काफ़ी टाइम बीत चुका था। मतलब कि ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर न्याय देर से मिल रहा है तो भी हमारे मौलिक अधिकार का जो है हनन होता है। ये हम लोग आगे के आर्टिकल में पढ़ेंगे। अब आप हमें ये बताइए, क्या वो जो न्यूनतम मजदूरी जिन्हें नहीं मिल पा रही थी, वो इंजीनियर होते, कोई इंजीनियर अगर काम कर रहा होता उनकी जगह, तो क्या उनके साथ ऐसा काम किया जा सकता था? उनके साथ इस तरह की नासलूकी की जा सकती थी? नहीं की जा सकती थी। या फिर जो उसके साथ हुआ, किसके साथ, जो उस असम के लड़के के साथ हुआ, जब वो जेल से छोड़ा गया, न्यायिक हिरासत से छोड़ा गया, कैसे छोड़ा गया? जितने भी मानवाधिकार लोग हैं ये क्या कर रहे थे, ये मुआयना कर रहे थे, सभी जेल में हर जगह जाकर मुआयना कर रहे थे। तो वहाँ पर पता चला, वहाँ पर मतलब कि जब उन्होंने जागरूकता दिखाई, तब जाके ये जो असम का लड़का है, ये इसको छोड़ा गया। ठीक, लेकिन पता है कब छोड़ा गया? 23 साल की उम्र में
उसको जेल हुई थी और 23 मतलब कि जेल नहीं, 23 साल की उम्र में उस पर मुकदमा चलाया गया, उस पर मुकदमा लिखा गया और 23 साल के बाद वो जब रिहा हुआ तब उसकी एज थी 75 वर्ष। तो ये बताइए, ये सज़ा से ज़्यादा उसके लिए बदतर हो गया। ना उसको खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका मिला, ना उसको समय से न्याय पाने का मौका मिला, उसे कुछ भी नहीं मिला। अब ये बताइए, अगर वो अमीर व्यक्ति होता, अगर कोई वो अमीर व्यक्ति होता, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता या मानसिक रूप से सही होता, तो क्या इसके साथ ये न्याय हो सकता था? नहीं हो सकता था। अतः जब बाद में जब कोर्ट को ये पता चला, तो कोर्ट को जब ये पता चला कि जो शिक्षा है, जागरूकता है, ये सरकार तो चाहेगी कि सरकार कोर्ट जो है ये समय समय पर न्यायिक सक्रियता दिखाती रहती है, लेकिन पब्लिक भी अगर अच्छे से पढ़ लिख जाए तो अपने अधिकारों को और अच्छे से जान लेगी। इसीलिए आर्टिकल 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, क्योंकि शिक्षा इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा से ही इंसान, शिक्षा तो खाली अपना मौलिक अधिकार ही नहीं, शिक्षा से इंसान अपना मौलिक अधिकार तो जानता ही है, फंडामेंटल राइट्स और भी बहुत सी चीज़ें जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, वो सब करेगा ही। साथ में वो अपना मौलिक कर्तव्य, उसको अपने कर्तव्य के प्रति भी वो पूर्ण समर्पित रहेगा, क्या उसके कर्तव्य है वो सब कुछ जानेगा। इसलिए शिक्षा जो है उसको मूल अधिकार बनाना जरूरी था। इसलिए आर्टिकल 21 के तहत जो बेसिक शिक्षा है उसको मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, मूल मूल अधिकार का नाम मूल क्यों है? भैया ये मूल अधिकार जो है ये व्यक्ति की बौद्धिक और बौद्धिक, सामाजिक, कई तरह के विकास करने में सहायक होता है। इसलिए इन अधिकारों को मूल कहा गया है। ठीक, इन अधिकारों को मूल कहा गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये भाग 2 में देखिए क्वेश्चन आ जाता है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है या भाग 2 में कौन सा अधिकार है, या इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकार जो है वो किस भाग में। तो मूल अधिकार जो है वो भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में। ठीक, अब भाग 2 है, भाग 2 में किसी ना किसी आर्टिकल में होंगे, तो कौन से आर्टिकल में है? 12 से 35। ये जो लिखा है हमने आपके सामने, है ना, इसमें वो सब लिख दिया है जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, मतलब कि अभी आगे और लिखना है, लेकिन इससे जो है ये क्वेश्चन आते हैं किसमें? पेपर में। तो ये आप लोग अच्छे से देखना। जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार, ये भाग 2 में है। और कौन से आर्टिकल में? 12 से 35 के तहत। फिर मूल अधिकार को किससे लिया गया? जो हमारे जिन्होंने संविधान बनाया था, संविधान निर्माण करता थे, वो मूल अधिकार को लेकर अमेरिका के संविधान से प्रभावित रहे। तो जो मूल अधिकार की अवधारणा, जो मूल अधिकार है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है, या ये कह सकते हैं कि जो हमारा मूल अधिकार है उसका प्रभाव किससे देखने को मिलता है? वह अमेरिका से प्रभावित है। ठीक, अब देखिए मूल अधिकार को भारत का एक क्वेश्चन यह आ जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सन 1215 ईस्वी में सबसे पहले इंग्लैंड के एक राजा थे, इंग्लैंड के राजा जॉन, उन्होंने ये मैग्ना कार्टा जारी किया था। मतलब लोगों का, इसको कहते हैं लोगों को अधिकार देने के लिए कुछ जारी किया था। और ये कौन सा शब्द है? ये एक फ्रांसीसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है। ये जो किंग जॉन थे, उन्होंने सामंतों के दबाव में उन्हें ये अधिकार जारी करना पड़ा था। इसलिए जो मूल अधिकार है इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए। अब देखिए मूल अधिकार से तात्पर्य क्या है? मूल अधिकार से तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। अब देखिए इसका क्या मतलब है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। आप लोग खुद पर लिख के देख लीजिए। भैया हम लोगों को वोट करने का अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक, हम लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम लोगों को संघ बनाने का अधिकार है अपना। ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल राइट्स ही तो हैं लोगों के। हम लोग कोई अपना संगठन बना सकते हैं, हम लोग अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, जैसे बीजेपी, सपा, बसपा जितनी भी हैं। ये सब क्या है? ये किसी न किसी ने बनाई तो है, अपने मूल अधिकार के तहत बनाई है। तो ये सब जो है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से भी क्या है? मूल अधिकारों का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र। बहुत से इसमें आता है, जैसे कि हम लोग राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो मूल अधिकार है कुछ जो है, सब नहीं, मूल अधिकार कुछ जो हैं वो हम लोगों के लिए ही है, सिर्फ जो देश का नागरिक है उनके लिए, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में नागरिकता वाले में पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? मूल जो ये फंडामेंटल राइट्स है उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कानून की सरकार बनाना, ना कि लोगों की।
किसकी सरकार बनाना? कानून की, ना कि लोगों की। तो आप ये याद रखना, इसमें पूछ देंगे, क्वेश्चन दे देंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, कानून की सरकार बनाना, ना कि लोगों की। ये अच्छे से रखना, मतलब कि कानून की सरकार बनेगी, ना कि लोगों की। मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे, कानून जो चाहेगी वही होगा। ठीक। अब कानून का मतलब ये भी नहीं कि आपके फंडामेंटल, ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि आपके फंडामेंटल राइट्स का कानून हो जाए। उसके लिए गारंटी करता कौन है? वो कौन है? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय जो है वो गारंटी करता है हमारे मूल अधिकार का। अब देखिए विशेषताएं क्या हैं जो फंडामेंटल राइट्स है। एक तो ये अमेरिका के मूल अधिकार से प्रभावित है। ठीक, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक, उद्देश्य कानून के सरकार बनाना, तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। भाग कौन सा है? भाग सेकंड है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 12 से 35 तक, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग सिर्फ समानता के अधिकार तक पढ़ेंगे, जो राइट ऑफ इक्वलिटी है, इक्विटी है ना, वहाँ तक पढ़ेंगे। अब विशेषताएं देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये असीमित है? असीमित है मतलब ये असीमित है? नहीं, ये सीमित है। ये असीमित नहीं है। इन पे जो है राज्य वो युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्त का मतलब रीजनेबल, कोई तार्किक, युक्त। ऐसा नहीं कि कुछ भी लगाते या आपकी जान ले ले या कुछ भी ले ले, ऐसा प्रतिबंध लगाएगी समय के साथ। जैसे कि कभी मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उन पर प्रतिबंध लगा देती है सरकार, या लग सकते हैं। प्रतिबंध नहीं, उसको निलंबित किया जा सकता है। और निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रतिबंध तो कौन लगाती है? संसद लगाती है। ठीक, अब देखिए ये न्यायोचित है या नहीं है। भैया ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये न्यायोचित है डीपीएसपी के अपोजिट। डीपीएसपी जो है वो न्यायोचित नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो क्या है? वो न्यायोचित है, वाद्य योग्य। ठीक, अब इनको न्यायोचित है तो यह न्यायोचित मतलब कि अगर इनका हनन होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? तो इनको डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी प्राप्त है। हम लोग सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट, अगर मूल अधिकार का हनन होगा तो जा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट जाए, डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक, अब फिर आया है एक वर्ड स्थायी। क्या ये स्थायी है? नहीं भैया, जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्थायी नहीं है। इसमें संसद द्वारा कटौती की जा सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, क्या इसमें साधारण विधेयक के द्वारा कटौती की जा सकती है? नहीं, इसमें सिर्फ संवैधानिक संशोधन द्वारा कटौती की जा सकती है। आप लोगों को याद होगा जो एक संपत्ति का अधिकार है, या तो अगर आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जो संपत्ति का अधिकार है हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 31 में था। ठीक, जो फंडामेंटल राइट्स था संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ है ना, जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, वो क्या था? उसको क्या था? हमारा एक संविधान संशोधन हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर आर्टिकल 301 में रख दिया गया है। और भाग कौन सा है? भाग 22। भाग 22 और आर्टिकल अगर पूछ दे 301। देखिए जो कैपिटल ए लिखा रहता है, अगर कोई संविधान संशोधन होता है या बाद में कोई आर्टिकल जोड़ा जाता है, जो कैपिटल ए का मतलब होता है वो बाद में जोड़ा गया है। अगर कहीं स्मॉल कैपिटल मतलब अगर कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखें, अगर स्मॉल है तो इसका मतलब है कि वो पहले से है। ठीक, आप लोग को समझ में आया इतना? अब देखिए एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। भैया जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स वो कौन से भाग में है? भाग सेकंड में है। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35 है। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मूल अधिकार को कहते हैं। तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना, ना कि लोगों की। ठीक, विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं असीमित नहीं है ये, मतलब ये सीमित है। संसद इसमें युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ये न्यायोचित हैं, वाद योग्य हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी प्राप्त हैं। भैया न्यायोचित हैं तो न्याय कौन देगा इसमें? अगर इनका हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय गारंटी करता है इसका। स्थायी है? नहीं भैया, ये संसद द्वारा इसमें कटौती की जा सकती है। इसकी एक कहानी हम लोग पढ़ेंगे जो कि केशवानंद भारती वाला है, 1973 वाला। क्या इसमें कटौती जो है वो साधारण विधेयक द्वारा होगी? नहीं होगी, इसमें संवैधानिक संशोधन द्वारा होगी, है ना। एक विशेष बहुमत के द्वारा होती है, संवैधानिक संशोधन द्वारा होगी। और जो ये जो है
जो एक संपत्ति का अधिकार था, इसमें हम लोग यहाँ से हम लोगों ने देखा था क्या ये स्थायी है, नहीं, ये संसद द्वारा इसमें कटौती की जा सकती है। इसी के तहत जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर 301 की तरफ विधिक अधिकार मतलब है, लेकिन कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार है, बना दिया गया है। ठीक, आप लोग इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि जो मूल अधिकार है उनका महत्व क्या क्या है। भैया उनका महत्व ये देख लीजिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। भैया मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार से तो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होगी। पूछिए कैसे। भैया अगर हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, मान लीजिए किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को मारा, भैया वो अपने अधिकार, अब इसके क्या है, उसकी निजता, उसका जो गरिमा है, उसकी जो सम्मान से जीने का अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीधा कहाँ, न्यायालय जाएगा या किसी पुलिस स्टेशन जाएगा। उसके लिए उसको मतलब ये जो है अपनी गरिमा को बचाने के लिए, या जो उसकी गरिमा का या सम्मान का अधिकार हुआ है उसको लेने के लिए। ठीक, तो ये कुल मिला के देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, और एक व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा। भैया भौतिक सुरक्षा की चाहे खाने का अधिकार, जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, देश में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, कहीं बस जाने का अधिकार, ठीक, कहीं पर भी व्यापार करने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, हर तरह की जो नैतिक सुरक्षा है सब। देखिए सामाजिक, नैतिक और ये जो सुरक्षा है राजनीतिक, सब तीनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं बंधी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक, तो तीनों को एक दूसरे से किसी से अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो ये व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा दोनों के लिए जिम्मेदार है। फिर है व्यक्तिगत सुरक्षा के रक्षक। भैया पर्सनल, भैया हमने कहा नहीं, अगर हम लोग कानून के पास नहीं जाएंगे, अगर किसी ने मारा या मान लीजिए कोई बड़ा वर्ग है ना, उसे कोई छोटे वर्गों को दबा रहा है, तो भैया जब उसको कानून का डर होगा, जब उसको कानून का डर दिखाया जाएगा, कानून आगे आएगी हम लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, ठीक, उसे सजा देगी, तभी तो कानून वो अपराध कम करेंगे डर के मारे। तो ये जो है व्यक्तिगत सुरक्षा के रक्षक भी हैं। फिर है सरकार पर नियंत्रण। भैया सरकार जो है वो निरंकुश नहीं हो सकती, ये सरकार को निरंकुश होने से रोकती है, फंडामेंटल राइट्स। अब ऐसा नहीं है कि कल को सरकार ने एक नियम बना दिया कि अब जो है, अब सरकार ने एक नियम बना दिया कि अब जो है महिलाएं जो हैं वो नौकरी नहीं करेंगी, महिलाएं जो हैं वो घर पर बैठेंगी, जो पुरुष हैं सिर्फ वो नौकरी करेंगे। तो ऐसा कहाँ भाई संभव है। राइट ऑफ इक्वलिटी है, समानता का अधिकार जो है वो जितना पुरुष को उतना महिला को भी है। यहाँ तक कि समान वेतन का भी अधिकार है। ठीक, समान काम के लिए समान वेतन का भी अधिकार है। ठीक, तो कुछ चीज़ों में जो है सरकार पर जो है ये नियंत्रण लगाती है। इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकी प्रकृति कैसी है, नकारात्मक प्रकृति। ये क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि सब नहीं है ना, कुछ सकारात्मक प्रकृति के भी हैं, लेकिन ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या लगाएंगे, नकारात्मक प्रकृति के ये होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है सामाजिक समानता व न्याय। भैया राइट ऑफ इक्वलिटी, सामाजिक न्याय कैसे, सामाजिक समानता व न्याय कैसे मिलेगा, सामाजिक समानता व न्याय कैसे मिलेगा। एक 4 साल का बच्चा है, ठीक, 4 साल का बच्चा है, उसका हाफ टिकट क्यों लगता है और हम लोगों का फुल टिकट क्यों लगता है। भैया क्योंकि वो सामाजिक रूप से जो है हमारे समान नहीं है, सामाजिक रूप से हमारे समान नहीं है। अब इसके लिए हम केस जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस नहीं रख देंगे कि ये समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। सामाजिक समानता क्या, समानता ऐसे नहीं, समानता सामाजिक होनी जरूरी है। समानता सामाजिक और न्याय जो है और समानता वो सामाजिक होनी जरूरी है ना। ठीक, अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, जब तक इतना आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों हम लोग अब देखेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा, और राज्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं। राज्य में जितने भी सरकार के जितने भी विधायी अंग हैं, ठीक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी हैं, जितने भी स्थानीय गवर्नमेंट है, शासन है या कोई संस्था है, वो सब क्या आ जाते हैं, राज्य की परिभाषा में आ जाती हैं। तो कुल मिला के आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। फिर हम लोग आते हैं आर्टिकल 13 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मतलब आर्टिकल 13 कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी।
मतलब ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर दे या मूल अधिकारों को कम कर दे या मूल अधिकारों के अस्तित्व में ही सवाल उठा दे या उनका अस्तित्व हटाने की कोशिश करें, ऐसी कोई भी विधियाँ चाहे कोई भी बनाए, दो विधियाँ होंगी, या स्थायी या अस्थायी। स्थायी मतलब अगर कोई संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पाया या सुप्रीम कोर्ट को लगा ये जो है ये असंगत है या इनका मूल अधिकार का अल्पीकरण कर रही है, तो ये ऐसे कानून को अवैध कर सकते हैं या ऐसे कानून को समाप्त कर सकते हैं या असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ठीक। अब दूसरी अस्थायी अध्यादेश, जैसे राष्ट्रपति कोई अध्यादेश लागू करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार है ना अध्यादेश लागू करने का। अगर उन्होंने कोई अध्यादेश लागू कर दिया राष्ट्रपति या राज्यपाल ने, ठीक, और वो भी अगर मूल अधिकार का हनन कर रही है, ये देखो खाली विपरीत परिस्थितियों में, जब मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा है या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया है, ऐसी परिस्थितियों को छोड़ के, जो कि संविधान में पहले से लिख दिया गया है, संविधान में हर चीज़ को अच्छे से परिभाषित कर दिया गया है, हर चीज़ को अच्छे से क्लियरिटी संविधान अगर आप लोग पढ़ोगे उसमें आपको हो जाएगी। ठीक। तो जो अस्थायी आदेश हैं वो और जो स्थायी आदेश हैं, अगर ये कोई भी मतलब अगर जो जितने भी विधान हैं ये कानून, अगर ये मूल अधिकारों से असंगत हैं या इनका अल्पीकरण कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट, जो रिट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जारी करता है रिट? आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक। तो आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है ऐसे विधान को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत ऐसे विधान को या कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आर्टिकल 13 कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए ही। भैया ये जो अधिकार हैं ये सब हैं किसके लिए? पब्लिक के लिए, कि सरकार निरंकुश ना हो, पब्लिक के अधिकारों का हनन ना कर पाए या ताहना ना सह पाए। ये सब कौन है? ये सब मूल अधिकारी तो बचाते हैं हम लोगों को ऐसी परिस्थिति झेलने से। ठीक। कि ऐसी परिस्थिति ना हो, क्योंकि ब्रिटिश में भी हम लोगों ने बहुत देखा, जो ब्रिटिश राज्य था उसमें हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहते हैं। ठीक। राजा महाराजाओं में भी कुछ ताना सा होता है भैया, उनमें अधिकार तो दिया नहीं जाता था। वो तो जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी 1215 में मैग्ना कार्टा के रूप में सबसे पहले इंग्लैंड में दिया गया था। इंग्लैंड के राजा जॉन ने सामंतों के दबाव में दिया था। ठीक। आप लोग इतना देख लीजिए है ना, फिर हम लोग आगे का आर्टिकल पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि समता के अधिकार के तहत जो आर्टिकल 14 है उसमें दो प्रकार की जो समता है उसमें बताया गया। एक तो है विधि के समुच्चय समता, ठीक, और दूसरा जो है वो विधियों के समान संरक्षण से है। देखिए सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि जो ये विधि के समुच्चय समता है ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से कि ब्रिटेन से या कहाँ से लिया गया है? तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि जो विधि के समुच्चय समता है वो लिया गया है, ये ब्रिटिश मूल का है, मतलब ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन जो विधियों के समान संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। विधि के समुच्चय समता का आशय है, और ये जो अधिकार है दोनों ये नागरिक या विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है वो सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, बाकी जो है वो सभी को प्राप्त है। ठीक। तो विधि के समुच्चय समता के तहत जो विधि का समुच्चय समता है वो ब्रिटिश मूल का, मतलब ब्रिटिश से लिया गया है, और जो समान संरक्षण वो अमेरिका से लिया गया है। और विधि के समुच्चय समता का आशय है कि कानून के नज़र में सभी समान हैं। कानून के नज़र में सभी समान है, मतलब कानून के नज़र में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, धार्मिक रूप से छोटा बड़ा या कुछ भी नहीं होगा। कानून जो है वो सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। ठीक। एक तो विधि के समुच्चय समता का मतलब ये है जो कि ब्रिटेन में है। ठीक। और इसके बाद है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे जो कि एक को दूसरे से असमान दिखाए। ठीक। अब दूसरा है विधि के समान संरक्षण से। भैया कहीं कहीं जो है महिलाओं का, पहले जो है महिलाएं हो गई और अदर बैकवर्ड जितने भी हैं SC ST लोग हैं है ना, जिनको रखा गया इनमें, या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या जो मान लीजिए बहुत ही ऐसे क्षेत्रों से आते हैं है ना जहाँ पर विकास बहुत कम हुआ है या वो मुख्य धारा से पीछे हैं, इनको देखिए विधि के समान संरक्षण क्या कहता है? बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। तो क्या सभी समान हैं? क्या बच्चा और बड़े समान होंगे? उनकी अकल और उनमें अंतर होगा। ठीक। बच्चा और बड़ा जो है अलग अलग होगा। इसी तरह अगर जिनके साथ कई
कई सालों से या कई दशक से शोषण किया गया है ना, जिनके अधिकारों का शोषण किया गया है, जिनको सामाजिक रूप से पीछे रखा गया है, समाज में पिछड़ा अनुभव कराया गया है, उनको जो है वो समाज के बराबर में लाने के लिए, देखिए ये शब्द क्या कह रहा है, विधियों के समान संरक्षण, मतलब पहले उनको संरक्षित किया जाए, कानून के समान बनाया जाए दोनों को, मतलब बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। भैया पहले उनको समान कर दो, फिर समान व्यवहार करो। भैया ये जो आरक्षण है वो किस लिए लाया गया है? आरक्षण इसीलिए लाया गया है कि भैया जिनकी गति ऊपर है, जिनके विकास की, जो लोगों की विकास की गति ऊपर है, उनको ऐसे ही बढ़ने दो, ठीक, उनको ऐसे ही बढ़ने दो। लेकिन मान लीजिए जो है अभी यहीं रह गए, अब ये और ये समान तो है नहीं, ठीक, ये जो है ये और ये समान तो है नहीं, ठीक, सीधी सी बात है। तो इनकी जो है इनकी थोड़ी गति बढ़ा दी गई है, बस ये जो है इनकी जो गति है वो बढ़ा दी गई है, तो ये जो है थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। ये मान लीजिए कहीं यहाँ होंगे तो ये भी गति के साथ यहाँ आ जाएंगे। जब दोनों का दोनों जो है सामाजिक रूप से समान हो जाएंगे या एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो उस दिन आरक्षण भी खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले इन्हें जो है समान तो लो। और अच्छा एक चीज़ जो और है, ये जो आरक्षण होता है ये धार्मिक अनुसार से तो दिया नहीं जाता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को अलग दिया जाता है। ये जात के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाता है, ठीक, धार्मिक रूप से नहीं दिया जाता है। तो अगर आरक्षण खत्म करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है जाति खत्म कर दो। भैया जातिगत आरक्षण है, लेकिन जाति पर भी लोग खड़े हो जाएंगे कि भैया जाति ना खत्म करो, जाति वैसे ही रहने दो, ठीक। तो बहुत कुछ है जो एकदम से नहीं खत्म हो सकता। और हकीकत यह है कि अब आरक्षण जो है वो बहुत जल्दी नहीं खत्म होना। एक तो अभी जो जितने भी लोग हैं वो मुख्य धारा में आ नहीं पाए हैं, दूसरा जो सरकार है वो भी जो है आरक्षण खत्म नहीं होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, इससे उनकी जो सरकार है वो गिर जाना है, ठीक, या आगे उनकी सरकार नहीं बनना है। तो आरक्षण जो है वो सरकार आके खुद आए दिन वो बढ़ा देती है, ठीक। और अभी तो ठीक है ना, लेकिन आगे भी जब ये लोग बराबर हो जाएंगे, जब सब लोग, हम लोग या कोई भी, मतलब जितने भी लोग हैं, हम लोगों में, मतलब हम जो भी ऊंचा नीचा जो भी है बराबर हो जाएंगे, फिर भी जो सरकार है वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए आरक्षण जैसी जो सुविधा है, आरक्षण जो है उसको रखेगी आगे, ठीक। अब चलिए देखते हैं। अच्छा हाँ, हम लोगों ने ये समझ लिया, अब आगे देखते हैं जो 15, 16, 17, 18 वो आर्टिकल, जब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों समता के अधिकार में आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। आर्टिकल 15 देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जो है केवल धर्म, मूल, वंश, जात या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से निषेध, मतलब विभेद नहीं करेगा। अच्छा अब इसमें देखिए दो शब्द, एक है केवल और दूसरा है विभेद। इनका क्या मतलब है? केवल का मतलब है कि अन्य आधार पर विभेद कर सकता है, ठीक, अन्य आधार पर, लेकिन केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब कि राज्य किसी भी कुएं, मंदिर, दुकान, सार्वजनिक स्थान पर इन आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ठीक, ऐसा। और विभेद का मतलब है, विभेद से मतलब है कि किसी के पक्ष में ना ही रहेगा, ना ही किसी के विरुद्ध रहेगा, ठीक। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा भाव दे और किसी को एकदम ना दे, ऐसा राज्य विभेद नहीं करेगा, ठीक। अब दूसरा कहता है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब किसी भी रोजगार है, ठीक, अवसर की समता, रोजगार है कोई, ठीक, या कोई सार्वजनिक कार्यालय है, ठीक, या मान लीजिए कि कोई स्कूल है, ठीक, कहीं भी, मतलब कहीं भी जो है वो लोगों को अवसर की समता देगा। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी है, जैसे कि अपवाद इन्हें नहीं कह सकते, मतलब इसे एक पॉजिटिव दृष्टिकोण कहेंगे राज्य का या संविधान बनाने वालों का, जैसे महिलाओं के लिए या किसी अन्य पिछड़े लोगों के लिए, ठीक, अन्य पिछड़े लोगों के लिए या बच्चों के लिए, है ना, नौकरी में आरक्षण दे सकता है, किसी नौकरी को आरक्षित कर सकता है, किसी स्कूल में फीस जो है उसको निःशुल्क कर सकता है, या प्रवेश में जो है वो कुछ सीटें आरक्षित कर सकता है, ये जो है वो राज्य कर सकता है, ठीक। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जो कि हमने अभी आपको बताया था, विधियों के समान संरक्षण क्या मतलब है, वही यहाँ पर यूज हो रहा है। अब जो 17 है ये कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। सबसे बढ़िया ये क्या है, क्योंकि ये जो है ये हमारे समाज में कोड की तरह है। अस्पृश्यता शब्द है ना, छुआछूत, ये एकदम नहीं होना चाहिए। ये जो अस्पृश्यता शब्द है, ठीक, इसे वित्त के तहत
इतना कठोर दंड इसमें, मतलब कि इसको दंडात्मक बनाया गया है। इसमें अगर कठोर से कठोर भी दंड अगर संविधान करे तो वो भी जो है कम होगा। क्योंकि ये जो छुआछूत है, अगर खुद पर लेके देखो, अगर हमारे साथ कोई छुआछूत करता है या कहीं पानी नहीं पीने देता है, ठीक, या कुछ भी करता है ऐसा जिससे हमारा जो सम्मान है उस पर कोई ठेस पहुंचती है, तो हम लोगों को कैसा लगेगा, है ना। कोई भी है, हम में कोई भी है, चाहे बड़ा छोटा, हम ही लोग हैं। जब गोरे लोग ने कैसे हम लोगों के साथ विभेद करते थे तो हम लोगों को अच्छा लगता था, किसी को नहीं अच्छा लगता था, जितने भी हमारे पूर्वज थे। इसीलिए कुछ जो चीज़ें हैं उनको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखनी चाहिए। हाँ, जो मान लीजिए पिछड़े हैं थोड़े सामाजिक रूप से, या है ना, या कुछ चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आ रही हैं, सब नहीं कुछ होते हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि उन्हें अपने बराबर लाया जाए, तब जो है हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी, ना कि उन्हें दबाकर हम लोग अपने राष्ट्र की उन्नति को दबा देंगे। इसलिए हम लोगों का फ़र्ज बनता है, जहाँ जहाँ भी ये सब कुप्रथाएँ हैं, जैसे कि सती प्रथा थी, 3 तलाक था, ये सब एक कुप्रथा थी, है ना। आप उस लड़के से पूछिए जिसको 3 तलाक जैसी ये जो दुर्प्रथाएँ हैं इनको झेलना पड़ता था, वो तो अच्छा हुआ कि हट गई ये सब प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, है ना, ये सब जो है ये सब हट गई। तो अब जो हमारा देश है थोड़ा सही है। तो इससे ये हुआ कि जितनी भी स्त्रियां हैं या नारियां हैं उनको समान अधिकार मिल रहा है ना। उनकी जल्दी शादी नहीं होती तो वो लोग अच्छे से पढ़ लिख जाती हैं, अपना अच्छा वर देख सकती हैं, उन्हें अच्छी समझ होती है कि किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी है। वरना घर वाले क्या होते हैं पहले, हालांकि घर वाले बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग तो समझते हैं कि सब लोग भगवान तो है नहीं कि एकदम ही आगे का अच्छा देख ले। तो पढ़े लिखे लोग हमारे हिसाब से जो अपने बारे में वो खुद अच्छे से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है आर्टिकल 18 उपाधियों का। उपाधि मतलब है कि जैसे कि कोई भी पहले एक उपाधि दी जाती थी, जैसे नाइटहुड की उपाधि दे दी अंग्रेजों ने, राजा की उपाधि दे दी, राय बहादुर की उपाधि दे दी, ये दे दी। ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया, क्योंकि ये एक जिनको ये उपाधि दी जाती थी उनसे नॉर्मल जो जनता है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसको उनसे अलग शो करती थी। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें एक विशेष अधिकार दे देती थी जिनको ये उपाधि दी जाती थी, है ना। तो लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, समता का अधिकार, लोगों को समान दिखाने के लिए ये उपाधि नहीं है। हालाँकि जितने भी डॉक्टर हैं, शिक्षा, है ना, जैसे कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर के आगे डॉक्टर लगाया जा सकता है। ऐसी जो है उपाधि जो शिक्षा संबंधी या वैज्ञानिक संबंधी है ना, उनको छोड़ के बाकी सब में लगाया जा सकता है। और जैसे कि कुछ इनाम दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना। उसके बाद ऐसे बहुत भारत रत्न हैं। ये सब जो हैं, ये सब जो उपाधि हैं, लेकिन राज्य ने सीधा कह दिया है ये जो उपाधियां हैं, ये जो उपाधि दी जाती हैं, इन्हें एज अ उपाधि नाम के आगे मतलब प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में हम लोग नहीं लगाएंगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। अगर ऐसा करते हैं तो ये उपाधि उन लोगों से ले ली जाएगी, है ना, क्योंकि इससे प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में ये सब जो पुरस्कार है वो नहीं दिए गए हैं, ना ही ये एक उपाधि के तौर पर दिए गए हैं कि ये आपको उपाधि दे दी गई, अपने नाम के आगे लगा लो। ठीक, तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, आर्टिकल 19 से 22, वो हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। आप लोग ऐसे मेरे साथ बने रहिए, हम प्रॉमिस करते हैं कि धीरे धीरे जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। जो धीरे धीरे है, एक तो ये बोल्ड है ना, तो इसमें बार बार मिटाना पड़ता है ना, कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो एक बार डिजिटल बोल्ड आ जाए ना, तो और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, इतने अच्छे से कि आप लोग को मज़ा आ जाएगी। ठीक, लेकिन तब तक आप लोग बने रहिए, सपोर्ट कीजिए मेरा, है ना, सपोर्ट कीजिए, हम तो आपका हमेशा करते रहेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक, तो फिर आप लोग ये अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। हम हट जाते हैं, कल हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, आप लोग देखना ज़रूर, है ना। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, इससे हमारी रीच बढ़ेगी तो हम और भी बहुत से लोगों तक पहुंच सकेंगे। जय हिंद।